भैया बहनों, कक्षा अष्टम के लिए आज का पाठ होगा। पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। हम सब ने सिनेमा, जिसे हम फिल्में भी कहते हैं, इनका नाम ज़रूर सुना है, देखा भी बहुत है। एक समय था जब इनका प्रारंभिक दौर था। प्रारंभ में ये फिल्में, ये सिनेमा केवल मूक हुआ करते थे। उनमें आवाज़ नहीं होती थी, केवल अभिनय होता था और अभिनय का चित्र ले करके और उसे पर्दे पर दिखाया जाता था और उस अभिनय को देखकर ही दर्शक समझ जाते थे कि यह कलाकार हमको क्या बताना चाहता है। जैसे अगर किसी कलाकार ने ऐसे ऐसे किया और ऐसे करके और धीरे 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 धीरे, तो दर्शक समझ जाता था कि यह जाल के द्वारा मछली पकड़ने का अभिनय कर रहा है। इसी प्रकार से और अनेक संकेत हुआ करते थे जिनसे दर्शक यह समझ लेते थे कि यह कलाकार, यह अभिनेता हमको किस बारे में बताना चाहता है, कौन सी बात हमको ये बताना चाहता है। लेकिन अपने देश से बाहर अमेरिका में, जैसे अपने यहाँ अधिकतर फिल्में बम्बई में बनती हैं और बम्बई का जो फिल्म उद्योग है उसको हम लोग बॉलीवुड कहते हैं। इसी प्रकार से जो विदेशी फिल्म उद्योग है अमेरिका का, उसको हॉलीवुड कहता है। कैलिफोर्निया राज्य में वहाँ पर फिल्में बनती हैं अधिकतर। तो एक समय वो आया तो वहाँ पर आवाज़ आ गई थी। कैलिफोर्निया की जो फिल्में थीं, जो विदेशी फिल्में थीं, उनमें अभिनेता बोलते भी थे, उनकी आवाज़ भी आती थी, लेकिन अपने यहाँ व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यहाँ के भी जो सिनेमा बनाने वाले लोग थे वो चुप नहीं बैठे थे। उनके प्रयास लगातार चल रहे थे कि क्या उपाय किया जाए कि जिससे हमारे यहाँ भी दर्शकों को ये सब देखने को मिल जाए। तो देखें, यहाँ श्यामपट पर हमने पाठ 7 लिखा है। 14 मार्च 1931 सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन अर्थात एक नया दिन, जैसा उसके पहले नहीं हुआ था। प्रायः हम लोग ऐसे दिनों को या ऐसे कार्यों को एक क्रांति कहा करते हैं। जैसे आज आप देखते हैं बड़े बड़े हवाई जहाज़ हमारे सामने हैं और जहाँ लाखों लोग इनसे यात्रा करते हैं। एक समय था जब हवाई जहाज़ नहीं बना था, तो जब सबसे पहली बार हवाई जहाज़ बना होगा और उड़ा होगा तो लोगों ने निश्चय ही आश्चर्य किया होगा, क्योंकि जिस बात की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, उन्होंने कभी जिसके बारे में सोचा नहीं था, वह आज प्रत्यक्ष उनके सामने था। इसलिए इसे ऐतिहासिक दिन या इसे क्रांतिकारी दिन कहा जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ इस पाठ की पढ़ी जाएंगी। पूरा पाठ पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रारंभ में इसको वाचन करेंगे, एक अनुच्छेद। इसके बाद पाठ सार के आधार पर आपको समझाया जाएगा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक अर्थात बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। आप जानते हैं जब कोई नया कार्य होता है तो उसका खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके बारे में लोगों को पहुंचाया जाता है कि उसकी बात क्या, उसमें क्या दिखाया जाना है। इसको हम लोग कहते हैं, आज की भाषा में विज्ञापन कहता है। जब भी आप टेलीविज़न खोलते हैं तो समाचार के बीच में
जब समाचार वाचक कहता है कि एक छोटा सा विराम लेंगे, तो उसमें अनेक उत्पादों का, अनेक चीज़ों का विज्ञापन आता है। इससे विभाग को पैसा मिल जाता है और लोगों को उस उत्पाद की जानकारी मिल जाती है, उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, दोनों लाभ होते हैं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा नहीं था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। हमने आपको पहले बताया कि मूक फिल्में तो पहले बनती थी, इसमें केवल अभिनय होता था, और बोलती फिल्म सबसे पहले जब बनी तो लोगों में एक नया आश्चर्य, लोगों में एक नया उत्साह आ गया। फिल्में जब नहीं थी उस समय नाटक, बाइस्कोप आदि मनोरंजन के या शिक्षा के साधन हुआ करते थे। आपने कहीं गांधी जी के बचपन की कहानी में पढ़ा होगा कि गांधी जी ने बचपन में बाइस्कोप देखा था। एक बक्सा होता था, उसमें लेंस लगे होते 3-4 आगे, और ऊपर 2 लीवर होते थे, उसी में चित्र, कागज़ पर बने हुए चित्र एक तरफ लिपटे होते थे, और जब दूसरा लीवर उसको घुमाते तो वो उधर से उघड़ करके चित्र इधर आकर के लिपटता था, और लेंस से वो बड़ा बड़ा दिखाई। हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है 1-2 बार। ऐसे ही नाटक हुआ करते थे, लेकिन नाटकों की समस्या ये थी कि वो कलाकार एक बार में एक ही स्थान पर अभिनय कर सकता था, अपनी कलाकारी दिखा सकता था। जब फिल्में आ गईं तो उसकी शूटिंग कर ली गई, उसका चित्र बना लिया गया, और मशीन के द्वारा, उसको प्रोजेक्टर के द्वारा एक साथ कई जगहों पर दिखाया गया, अधिक लोगों में एक साथ पहुंच गया। तो अभिनेता को भी सुविधा हुई और देखने वालों को भी अच्छा लगा, उनको भी सुविधा हो गई। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है कि जो आलम आरा का जो पोस्टर बना था लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए, उसमें लिखा था कि 78 जिंदा मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो, वे सभी सजीव हैं। इस प्रकार से कि लोगों में एक कुछ जानने की एक उत्सुकता जागृत हो जाए, और इस प्रकार से नई फिल्म जो आई, बोलती फिल्म थी, उसका दौर शुरू हो गया। उसको बनाया था, पहली बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा, और इसके बनाने वाले थे निर्माता निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी। इन्होंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी शो बोट, उसको देखकर इनको प्रेरणा मिली कि हमें भी बोलती फिल्म बनानी चाहिए। फिर हर एक फिल्म के लिए एक कथा होनी चाहिए, जिसको हम पटकथा कहते हैं। पटकथा अर्थात ऐसी कहानी जिसका चित्रांकन करके हम किसी पर्दे पर दिखा सकें अभिनय के द्वारा, उसको पटकथा कहते हैं। तो एक पारसी रंगमंच के नाटक से पटकथा ली गई, उसकी कहानी तैयार हुई, फिर कलाकारों का चयन हुआ, और इसके बाद बोलती फिल्म पहली बनाई गई और प्रदर्शित भी की गई। लेकिन अब आपके सामने समस्या ये आएगी, उस कलाकार के सामने, निर्देशक के सामने समस्या ये थी कि जो अभिनेता होगा वही बोलेगा। उस समय आवाज़ को रिकॉर्ड करने का साधन नहीं था। जैसे आजकल आवाज़ रिकॉर्ड करके बजा देते हैं मशीन से, चिप लगा देते हैं, रिकॉर्ड सीडी लगा देते हैं, कैसेट लगा देते हैं, लेकिन उस समय इसकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसे कलाकार खोजना जो गा भी सकते हों, दमदार आवाज़ में अपना संवाद भी रख सकते हो, और साथ ही साथ अभिनय भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जिस कलाकार में होंगी, उस दौर में वही कलाकार सफल हो सकता था। खोजे गए तो इसमें नाम लेके आया है, मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी आदि। पृथ्वीराज कपूर का जो योगदान है ये भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा है। आज भी इनकी चौथी पीढ़ी
सिनेमा के माध्यम से हमारी आपकी सेवा कर रही है। पृथ्वीराज कपूर के 3 पुत्र थे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। फिर राज कपूर के 3 बेटे, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, ऐसे ही और दोनों भाइयों के। और अब ऋषि कपूर के बेटे आप जानते होंगे रणबीर कपूर, और भी कुछ बालिकाएं भी घर में हैं, कन्याएं हैं। तो वो भी इस प्रकार से एक चौथी पीढ़ी, और ये सब रंगमंच के कलाकार थे, सब नाटक के कलाकार थे। जब फिल्में बनना शुरू हुई तो इनके मन में भी एक उत्सुकता आई होगी कि फिल्मों में भी काम करके देखा जाना चाहिए कि फिल्म में काम करने का आनंद क्या है और रंगमंच और फिल्म में अंतर क्या है। निश्चय ही रंगमंच से अधिक पैसा रहा होगा, अधिक आकर्षण था, इसलिए लोग रंगमंच से फिल्मों की ओर मुड़े। और इसी प्रकार से सोहराब मोदी भी, एक घटना सुनाना चाहेंगे आपको हम। सोहराब मोदी और के आसिफ, ये दोनों बड़े मशहूर फिल्म निर्माता थे और दोनों ऐतिहासिक विषयों को लेकर फिल्में बनाते थे। उस समय फिल्में या तो पौराणिक कथाओं पर, ऐतिहासिक विषयों पर, या फिर कुछ जो जादुई विषय होते हैं, तिलस्मी, उन पर ही फिल्में बनती थी। आजकल जो फिल्में बनती हैं ये व्यावसायिक हो गया है। आज फिल्मों का उद्देश्य केवल पैसा कमाना हो गया है कि 10 करोड़ लगाएंगे तो 50 करोड़ पा जाएंगे, केवल यही उद्देश्य है। उस समय फिल्मों का ये उद्देश्य नहीं था, अधिक से अधिक जनता को शिक्षित करना ये उद्देश्य होता था। पैसा जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लोग देखेंगे तो पैसा देंगे। तो सोहराब मोदी और के आसिफ ये दोनों ऐतिहासिक फिल्में बनाते थे और विशेष रूप से उसमें के आसिफ का ज़्यादा दखल था। एक बार सोहराब मोदी ने एक फिल्म बना दी ऐतिहासिक। जब के आसिफ को पता चला तो उनको बड़ा झटका लगा कि मेरे क्षेत्र में कैसे आ गया, और उन्होंने भी उसी समय उसी कथानक को लेकर के एक दूसरी फिल्म बना दी और सोहराब मोदी से पहले ही उसको रिलीज भी करवा दिया। वो दोनों फिल्में थीं, एक थी मुग़ल आज़म और दूसरी थी अनारकली। दोनों की विषय वस्तु एक है, दोनों में वही सलीम है, वही अनारकली है, जोधाबाई है, अकबर है, सब कुछ वही है। लेकिन दोनों की अपनी कलाकार अलग अलग दोनों के हैं। संवादों में कुछ अंतर है, गीत अलग अलग हैं, संगीतकार अलग हैं, लेकिन मूल थीम एक ही है। तो इस प्रकार से अपना अपना क्षेत्र था जिसमें लोग काम करते थे। इसी प्रकार से आपकी पुस्तक में एक नाम और आया है, महबूब का। महबूब भी एक जाने माने फिल्मकार थे भारत के। एक फिल्म बनी थी कभी संभवतः 55-56 में, वैसे मिल जाए कहीं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मदर इंडिया। देश की आज़ादी के बाद देश की जो वास्तविक स्थिति थी, जो जमींदारों का शोषण और भीषण बाढ़, भीषण सूखे, अकाल, ये सब उसमें दिखाया गया है। जैसे लगता है कि पूरा झकझोर कर रख देता है निर्देशक। लेकिन महबूब खान जो उस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे, उनके बारे में ऐसा मिलता है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनके अंदर एक कला थी, विषयों के बड़े अच्छे जानकार थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिल्म बन गई, प्रदर्शित हो गई, लोगों ने खूब सराहा और कई कई जो बड़े सिनेमाघर थे बम्बई आदि के, तो उनमें कई कई हफ्तों तक, कई कई महीनों तक फिल्म चलती रही। और इस बोलती फिल्म ने आगे के निर्देशकों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि अब एक बन गई है तो और भी बन जाएंगी। और इस प्रकार से बाद के जो निर्माता निर्देशक हुए
उन्होंने भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। जैसा कभी पीछे आपको बताया गया कि ऐसे कलाकार चुने जाते थे जो गीत भी गा सकें, अभिनय भी कर सकें और संवाद भी बोल सकें। उस समय जो हिंदी आज हम लोग बोलते हैं, लिखते पढ़ते हैं, इस प्रकार की हिंदी नहीं होती थी, वो हिंदुस्तानी कहलाती थी, जिसमें हिंदी और उर्दू के मिश्रित शब्द हुआ करते थे। तो हिंदी क्षेत्र का व्यक्ति, मराठी बोलने वाला व्यक्ति, गुजराती बोलने वाला व्यक्ति उन संवादों को बोलने में कठिनता का अनुभव करता था। यही कुछ इस फिल्म में भी हुआ था। सबसे पहले विट्ठल एक कलाकार थे महाराष्ट्र, उनको उसका नायक बनाया गया, लेकिन जब प्रारंभ हुआ कार्य तो विट्ठल को संवाद बोलने में कठिनाई होती थी, वे उर्दू नहीं बोल पाते थे। तो अर्देशीर ने उनको बदल दिया, कहा आप उपयुक्त नहीं हैं, और फिर बाद में उन्होंने दूसरे को रख दिया। लेकिन विट्ठल को ये अपने लिए असम्मानजनक लगा और उन्होंने मुकदमा कर दिया। न्यायालय में चले गए, मुकदमा जीता और फिर से वे नायक बने। उन्होंने परिश्रम भी किया, अभ्यास किया, क्योंकि ये उनके लिए एक चुनौती थी कि एक मिला हुआ काम छोड़ करके भाग जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें आगे भी काम करना था और जो कुछ भी पीछे वो काम कर चुके थे उस पर भी उनके असर पड़ता और आगे काम भी नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने श्रम किया और श्रम करने के बाद उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। फिल्म चल गई। इसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया, 31 से लेकर के 25 साल बाद, हम सब जानते हैं जब किसी बड़े कार्य के 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष पूरे होते हैं तो उसमें बड़े बड़े आयोजन होते हैं। पर एक बार हम उस दौर को फिर से याद करते हैं कि उसमें क्या कठिनाई थी और हमने उस समय उन कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आज हम कहाँ तक बढ़ाए, कितना आगे पहुँच गए। तो इसका मूल्यांकन करते हैं। तो उस समय अर्देशीर एम ईरानी बहुत बूढ़े हो गए थे। लोगों ने समारोह किया, उनको बुलाया और समारोह में जो सम्मानकर्ता गण थे उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो व्यक्तित्व उपस्थित हैं ये भारतीय बोलती फिल्मों के पिता हैं। जब अर्देशीर से कहा गया कि आप भी कुछ बोलिए, आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे बारे में जो सम्मानकर्ताओं ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है। मैं इस भारत देश में जन्मा हूँ। यहाँ का जल, यहाँ की वायु, यहाँ के अनाज से मैंने अपना जीवन पाला है, इसलिए इस देश के प्रति मेरे भी कुछ कर्तव्य थे, तो मैंने केवल उन कर्तव्यों का निर्वाह किया है। अब मैंने इस देश के लिए अपने हिस्से का एक नागरिक के रूप में, क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ और मैंने इस देश में अपना जीवन जिया है, इसलिए मैंने अपने हिस्से का एक ज़रूरी योगदान दिया है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो भैया बहनों, आप सोच सकते हैं कि इन शब्दों में कितनी विनम्रता है। वो बहुत खुश भी हो सकते थे, वो खुद भी ताली बजा सकते थे, लेकिन ऐसा भाव उनके मन में नहीं था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बड़ा काम करके भी छोटा बने रहना, जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनकी यही पहचान होती है कि वे काम तो बड़े करते हैं लेकिन उसको प्रदर्शित नहीं करते कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये अर्देशीर की एक महानता थी। धीरे धीरे आ गया वो समय जब आवाज़ रिकॉर्ड होने लगी। फिर अभिनेता अलग होते थे, गायक अलग होते थे। गायकों की आवाज़ पहले रिकॉर्ड कर लेती थी और अभिनेताओं के अभिनय करते समय उसको बजाया जाता था। प्रारंभ में
जो महिला कलाकार होते थे, महिलाओं के पास कहीं रानी का है, कहीं दासी का है, कहीं कोई है। तो हमारे देश में महिलाओं को प्रारंभ में घर से बाहर निकलने की अनुमति कम मिलती थी, इसलिए तो महिला पात्रों की भूमिकाएं भी पुरुष ही किया करते थे। बाद में समय बदला, लोगों में जागरूकता आई और घर से महिलाएं भी निकली, उन्होंने गीत भी गाए, अभिनय भी किया और आज तो निर्माण के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। आज क्षेत्र बहुत आगे है। तो इस प्रकार से गायकों का भी एक दौर चला। प्रारंभ के जो गायक गायिकाएं होते थे, तो जो कुछ ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं शादी विवाह में या अन्य आयोजनों में जो गा बजा करके अपना जीवन चलाते थे, तो उनको लाया गया। प्रारंभ में वो लोग आए, लेकिन अन्य लोगों ने जब देखा कि भाई इस काम में तो बड़ा आकर्षण है, एक बार हम गीत गा देंगे तो उसको लाखों लोग सुनेंगे, हमारी आवाज़ पसंद की जाएगी, लोग अपने घरों में बजाएंगे, तो लोग इस क्षेत्र में आए। तो इस प्रकार से गीतों के भी कई दौर आए। प्रारंभ की गायिकाएं नाक के बल गाती थीं, इसमें नूरजहां, जोहराबाई अंबाले वाली, अमीरबाई कर्नाटकी आदि नाम थे। समय बदला, फिर मोहम्मद रफ़ी आए, मुकेश आए, किशोर कुमार, मन्ना डे, हेमंत कुमार आदि गायक भी आए और इन्होंने एक लंबे समय तक फिल्मों को अपनी सेवाएं दी। आज ये सब हमारे बीच में नहीं है, आज और भी नए कलाकार हैं, सिनेमा आज भी बनता है, आज भी हम लोग उसे देखते हैं, लेकिन वह बात अब आज के सिनेमा में नहीं है। आज यहाँ भी गला काट स्पर्धा है, सिनेमा भी एक बाजार बन गया है कि कौन किसको नीचा दिखा करके आगे निकल जाए। पहले लोग अपने अच्छे काम के दम पर आगे जाते थे और आजकल लोग एक दूसरे को लंगड़ी मार करके आगे जाते हैं, तेज दौड़ करके आगे नहीं निकलना चाहते। अगर आगे वाला खिलाड़ी गिर जाता, इसको चोट लग जाती, तो ये पीछे हो जाता और मैं आगे निकल जाता। आज ये भावना इस क्षेत्र में भी घर कर गई है। प्रतिभाएं बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे छात्र जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। कला है, होना भी चाहिए, अभिनय भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो आपके मन में है अगर आप वह करेंगे तो निश्चय ही आप अच्छा करेंगे। और जो चीज़ आपके ऊपर थोप दी जाएगी, आपके ऊपर लाद दी जाएगी कि नहीं आपको तो यही करना है, वह आप ठीक से नहीं कर सकते, उसमें आपको सफलता उतनी अच्छी नहीं मिल सकती। इसीलिए हम लोग बच्चों से कहा करते हैं कि अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को पहचानिए और उसके अनुसार आगे बढ़िए। किसी को देख करके नकल करने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक घटना हो गई जून में, सुशांत सिंह राजपूत की, उसने आत्महत्या कर ली। बहुत तेज तर्रार छात्र था अपने समय का। उस समय इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए एक इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा होती थी, AIEEE, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उस परीक्षा में उस बच्चे की रैंकिंग पूरे भारत में संभवतः छठी थी। प्रवेश भी उसने लिया, 1-2 साल पढ़ाई की, लेकिन उसका मन अभिनय में था, उसकी रुचि का विषय अभिनय था, अभिनय में चलाया, यहाँ भी उसने काम किया। तो यही है, जो आपके मन में है, जिसको आप ठीक से कर सकते हैं, मन से किया हुआ कार्य ही सही ढंग से हो पाता है। जबरदस्ती जो कार्य होता है वो ठीक से नहीं होता। तो आज भी फिल्में बनती हैं, गायक लोग गीत गाते हैं, लेकिन आज की जो विषय है, फिल्मों के जो विषय हो गए वो अब व्यावसायिक हो गए हैं और इधर उधर से अन्य आज लोग जिंदा रहते हैं, उनके नाम पर फिल्में बन जाती हैं। कहीं से कोई विषय मिल जाता है, उस पर फिल्में बन जाती हैं।
खैर, ये तो समीक्षकों की बात है, हम लोगों को उस पर बहुत बोलने का अधिकार नहीं है। वहाँ भी लोग कुछ अच्छाइयाँ पा ही जाते हैं, अन्यथा बनेगी क्यों? लोग देखते भी हैं, अच्छी कमाई भी करते हैं, लेकिन वह शिक्षा आजकल की फिल्मों में देखने को नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। भैया बहनों, ये पाठ आज ही समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर और भाषा कार्य आपको पिछले दिन हमने भेज दिया है। इस वीडियो को आप देखें और ठीक प्रकार से कई बार इसको देखें और पाठ ज़रूर पढ़ें। इधर फिर से आपकी दूसरी मासिक परीक्षा होने वाली है और इसी सितंबर में ही प्रारंभ हो जाएगी। संभवतः अगले 4-5 दिन में हम प्रारंभ कर देंगे उसको, और पैटर्न वही होगा जो पहली मासिक परीक्षा का था। उसी प्रकार से 20 प्रश्न होंगे और समय तय होगा और आप ऑनलाइन परीक्षा देंगे और सबमिट करके हमारे पास अपनी कॉपी आप भेजेंगे और हम उसके अंक सुरक्षित कर लेंगे अपने पास। लेकिन ध्यान रहे कि पहले जैसे इस बार न हो कि कई दिन बीत गए और लोगों ने जानबूझ करके प्रश्न पत्र छोड़ दिया। ये बात उचित नहीं है और गंभीरता के साथ आपको परीक्षा देनी चाहिए। धन्यवाद।